हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन से पहले हम लोगों ने डाइजेशन करवा दिया था इसका और इसको स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ लिया था। अब ये इस डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट लेक्चर होने वाला है और इसमें हम लोग एब्जॉर्प्शन देखेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ से और किस किस प्रोसेस के द्वारा होता है। साथ ही हम लोग डिफिकेशन इजेशन भी देखेंगे। उसके साथ हार्मोनल कंट्रोल देख लेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है हार्मोनल कंट्रोल का, जिससे ये पता चल जाता है कि कौन सा हार्मोन कैसे कैसे वर्क करता है और कैसे कैसे हेल्प करता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोगों ने पढ़ क्या क्या लिया। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया था सिंपल बेसिक डिटेल से। फिर हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट किया, माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ एंड बकल कैविटी के बाद हम लोगों ने ईसोफेगस एंड स्टमक देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन कवर किया। इसके साथ साथ एक्सेसरी ग्लैंड भी हम लोगों ने एकदम अच्छे से कवर किया। एक्सेसरी ग्लैंड में कौन कौन से आते हैं, सेलेवरी ग्लैंड कवर किया हम लोगों ने। उसके बाद से लीवर एंड गॉल ब्लैडर भी कवर किया। फिर लीवर एंड गॉल ब्लैडर के बाद से हम लोगों ने पेनक्रियाज भी कवर किया। तो ये मोटा मोटी ऐसे हम लोग का फ्लो बना रहा था। उसके बाद से हम लोगों ने देखा पेनक्रियाज के बाद से कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, यानी कि कैसे हम लोग कैसे एंजाइम्स विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम वी डाइजेस्ट आवर फूड। एंड माल्टोज को हम लोगों ने ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ दिया था। सुक्रोज और लैक्टोज को भी तोड़ दिया था। साथ ही फैट का डाइजेशन कैसे हुआ था ये हम लोगों ने देखा। प्रोटीन को अमाइनो एसिड में ब्रेक कर दिया था। अब इनका जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म बचा हुआ है, इसको हम लोग को बॉडी में एब्जॉर्ब कराना है। तो अब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस देख लेते हैं कैसे होता है। तो एब्जॉर्प्शन मेनली किस किस चीज का करवा रहे हैं, देखो। ओरल कैविटी से एब्जॉर्प्शन जो स्टार्ट हो जाता है वो ड्रग्स का, एल्कोहल का और सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। स्टमक में फिर फूड पार्टिकल जो होते हैं वो स्टमक में पहुंचते हैं। तो स्टमक में मेनली कुछ कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। साथ ही साथ अल्कोहल का मोस्टली एब्जॉर्प्शन स्टमक में ही होता है। उसके बाद से सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है और वाटर का भी एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है। तो ये जो बात कर रहे हैं, देखो डाइजेशन डाइजेशन हम लोग के पूरी प्रोसेस हो चुकी है, लेकिन साथ ही साथ साइमल्टेनियसली हम लोग का एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी चल रहा है। माइन्यूट सा देखो, कुछ ड्रग्स के स्पेसिफाई होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो कुछ ओरल कैविटी से ही घुलने लगते हैं और एब्जॉर्ब होने लगते हैं। फिर कुछ स्टमक में आते ही एब्जॉर्ब होने लगता है। अब ऐसा नहीं है कि ड्रग्स देख ली ओरल कैविटी में भी ड्रग्स एब्जॉर्ब हो रहा है, स्टमक में भी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो एक ही ड्रग्स दो जगह कैसे एब्जॉर्ब हो जाता है, ऐसी क्वेश्चन दिमाग माइंड में नहीं आना चाहिए। अलग अलग टाइप के ड्रग्स होते हैं और अलग अलग जगह से एब्जॉर्ब होते हैं। कुछ ओरल कैविटी से होते हैं, कुछ स्टमक में होते हैं। अल्कोहल का भी जो एब्जॉर्प्शन होता है ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है और मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्टमक से ही होता है। साथ ही साथ कुछ सिंपल शुगर जो होते हैं वो ओरल कैविटी में डिजोल्व होके एब्जॉर्ब होने लगते हैं और कुछ जो सिंपल शुगर होते हैं वो स्टमक में और थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर भी एब्जॉर्ब होता है स्टमक में। और फिर अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। तो देखो सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है और वो भी मेनली किस में होता है, जेजुनम में होता है। मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन अकर इन द जेजुनम। तो जेजुनम की बात हम लोग अलग से डिटेल में करेंगे कि कैसे वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है। बाकी अभी हम लोग जेजुनम को छोड़ के बाकी देख लेते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडिनम और इलियम बचा। तो डिओडिनम में मोस्टली जो आयंस होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे आयरन हो गया या कैल्शियम हो गया, तो ये आयन के फॉर्म में होते हैं। तो इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डिओडिनम से ही स्टार्ट हो जाता है। फिर इलियम की बात करते हैं। तो इलियम में बाइल सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है और विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये क्वेश्चन आता है विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, तो इलियम में ही होता है मोस्टली, और बाइल सॉल्ट का भी इलियम में ही होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं। देखो मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन पूछेगा तो आंसर जाएगा जेजुनम पे ही जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जेजुनम में ही एब्जॉर्प्शन होता है। बाकी जो बच गया, जैसे बाइल सॉल्ट बच गया तो वो इलियम से एब्जॉर्ब हो जाता है। विटामिन बी 12 बच गया, वो इलियम से एब्जॉर्ब हो जाता है। साथ ही और भी बहुत सारे विटामिन, ड्रग्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बच जाते हैं और थोड़े अमाउंट ऑफ वाटर भी बच जाता है। तो उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कर लिया जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन से देखो विटामिन बी 1 बी 2 बी 12 और विटामिन के का एब्जॉर्प्शन हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन से। इसके साथ ही साथ कुछ ड्रग्स का भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो देखो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन ओरल कैविटी से भी हो रहा है, स्टमक से भी हो रहा है, लेकिन कुछ ड्रग्स बिना एब्जॉर्ब हुए पहुंच गए हैं आगे लार्ज इंटेस्टाइन तक, तो उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कर लिया जाएगा। साथ ही कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का भी, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से किया जाता है आयन को बैलेंस करने के लिए। साथ ही वाटर, तो देखो वाटर एब्जॉर्ब होते हुए आया है
स्टमक में हल्का सा एब्जॉर्ब हुआ है, साथ ही स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब होगा वाटर, लेकिन जो कुछ भी जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ बचा कुचा रह जाएगा वाटर, वो लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और फीकल मैटर जो है फीसेस है उनको हल्का सा सॉलिडिफाइड रूप दे दिया जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ बचा हुआ वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ये रहा, ये हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन कवर कर लिया। ओरल कैविटी, स्टमक, डिओडिनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन देख लिया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब हमारा जेजुनम बच जाता है, तो जेजुनम में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अब इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इसलिए है क्योंकि इसमें अमाइनो एसिड भी एब्जॉर्ब किया जाता है, ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब किया जाता है, साथ ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है, डिफरेंट मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। तो कौन से सब्सटेंस का क्या क्या होता है, पूरा प्रोसेस हम लोग अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखो जेजुनम से एब्जॉर्प्शन की बात कर देते हैं। तो देखो एब्जॉर्प्शन टिपिकली दो टाइप का होता है, या तो एक्टिव हो सकता है या तो पैसिव हो सकता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग को पता है कि एटीपी की रिक्वायरमेंट रहती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग को एटीपी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये क्या करते हैं, एटीपी का यूज करके इसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। साथ ही पैसिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप से हो सकता है, या तो सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाएगा। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू जो भी होता है मॉलिक्यूल्स वगैरह है, हम लोग के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू मूव करेगा। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में फैसिलिटेटेड प्रोटीन होते हैं। तो फैसिलिटेटेड प्रोटीन उसको ट्रैप करते हैं और ट्रैप करके सेल के अंदर पहुंचा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, विया प्रोटीन। तो हम लोगों ने देख लिया एक्टिव मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन हो सकता है या तो पैसिव मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो अब एक्टिव से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्टिव में क्या हो जाता है, मैक्सिमम ऑफ ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। देखो बात करने वाली है, मैक्सिमम लिखा हुआ है, मैक्सिमम ग्लूकोज एक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक्टिव मोड से एब्जॉर्ब होंगे। अमाइनो एसिड देखो अमाइनो एसिड लिखा हुआ है, ये भी क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमाइनो एसिड देखो बताता हूं मैं, अमाइनो एसिड अभी याद कर लो, अमाइनो एसिड एक्टिव मोड से एब्जॉर्ब होंगे। और सोडियम जो है, सोडियम जाहिर सी बात है आयन है, तो ये एक्टिवली मोड से एब्जॉर्ब होगा। इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो देखो कैसे वर्क करता है, ये रहा सोडियम एक्टिवली एब्जॉर्ब होगा। तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के देखो ये ल्यूमेन में पड़े हुए हैं। अब यहाँ से सोडियम एक्टिवली एब्जॉर्ब हुआ, तो उसके पीछे पीछे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड दोनों चिपक के चले जाएंगे। तो चूंकि सोडियम में एटीपी लगी हुई है और इसके पीछे पीछे एटीपी की यही थ्रू अमाइनो एसिड और ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और अमाइनो एसिड की बात करें तो ये टिपिकली एल अमाइनो एसिड होते हैं। देखो हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एल अमाइनो एसिड, डी अमाइनो एसिड, तो ये एल अमाइनो एसिड है। एल अमाइनो एसिड जो होता है वो एक्टिवली मोड से एब्जॉर्ब होता है, सोडियम के साथ साथ चिपक के ही एब्जॉर्ब हो जाता है। देखो यहाँ पे मैंने एक नोट पॉइंट बना दिया है, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड जो है वो सोडियम से चिपक कर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि सोडियम जो होता है एटीपी के हेल्प से एब्जॉर्ब होता है और उसके पीछे पीछे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड भी चले जाते हैं। तो ये एक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एक्टिव मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन हो जाता है, कुछ भी कह लो। फिर पैसिव पे आ जाता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव दो टाइप का होता है, एक सिंपल डिफ्यूजन हो गया और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। सिंपल डिफ्यूजन में क्या हो गया, कुछ सम ग्लूकोज, यानी देखो मैक्सिमम ग्लूकोज जो है वो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही एब्जॉर्ब हो रहे हैं, लेकिन जो सम कुछ ग्लूकोज बच गए हैं वो जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर अमाइनो एसिड, तो यहाँ पे एल अमाइनो एसिड जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन जो डी अमाइनो एसिड है वो मेरा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। तो एल अमाइनो एसिड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा और डी अमाइनो एसिड जो होंगे वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा। अब एल और डी कैसे कैसे वर्क करता है, अमाइनो ग्रुप किधर रहता है, ये इधर रहता है तो एल हो जाता है, इधर रहता है तो डी हो जाता है। ये सब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो वहां से आप इसको रेफर कर सकते हैं, कौन कौन से अमाइनो एसिड कैसे कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। और साथ ही देखो क्लोरीन भी है। सोडियम जो होता है वो एटीपी के थ्रू होता है, लेकिन फिर जब सोडियम एब्जॉर्ब हो गया तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है, क्योंकि जो ल्यूमेन में अब सोडियम कम हो गए और सेल के अंदर सोडियम ज्यादा हो गए, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया है। तो उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को पूरा करने के लिए क्लोरीन अपने आप सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये क्लोरीन जो है वो सिंपल डिफ्यूजन ही के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। H2O वाटर जाहिर सी बात है ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई कंसंट्रेशन वाटर टू लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। साथ ही ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो है ये भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही एब्जॉर्ब होते हैं। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसमें विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन एब्जॉर्ब होते हैं। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, फ्रक्टोज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रक्टोज आ जाता है। फ्रक्टोज कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। और मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है वो पैसिव होता है, ऐसे याद कर सकते हैं, एफ फॉर फ्रक्टोज, एफ फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। साथ ही सम ग्लूकोज, कुछ ग्लूकोज बच जाते हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और स्मॉल अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूरा क्लियर हो जाता है कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, क्लोरीन, वाटर, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। तो इस चार्ट में एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया मैंने। अब आगे देख लेते हैं कि सेल में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या होता है। देखो, समझाने के लिए मैंने एक अच्छा सा उदाहरण दिया हुआ है और ये फिगर बना के रखा है मैंने, तो इससे हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं इस टॉपिक को। देखो, ग्लूकोज की बात किया था मैंने, तो मोस्टली ग्लूकोज कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, मोस्टली ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। कुछ ग्लूकोज जो होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ ग्लूकोज जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये देखो, एलिमेंट्री कैनाल ऐसे ऐसे चली आ रही है, तो ये अंदर का पार्ट है, ये ल्यूमेन है। तो अभी ये जितने भी ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, क्लोरीन हो गया, वाटर हो गया, शॉर्ट चेन फैटी एसिड हो गया, या जो हम लोगों ने लीवर से बाइल आया था वहां से हम लोग मिसेल फॉर्मेशन किया था, वो मिसेल्स हो गए। तो ये सभी यहाँ पर भी जेजुनम में ही अभी है, और जेजुनम के ल्यूमेन में ही है। अब यहाँ से इसको एब्जॉर्ब कराना है इंटेरोसाइड में, फिर यहाँ से ये ब्लड कैपिलरी में जाएंगे, तो इंटेरोसाइड में एब्जॉर्ब कराना है, फिर इंटेरोसाइड से ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब कराना है। तो मेनली इसको ल्यूमेन से हम लोग को ब्लड कैपिलरी में पहुंचाना है। और साथ ही फैट्स के लिए लैक्टियल्स होते हैं, तो फैट को हम लोग को, जो कि मेसल फॉर्म में है अभी, उसको हम लोग को लैक्टियल्स तक पहुंचाना है। तो अब प्रोसेस देखते हैं कैसे एब्जॉर्ब होगा। तो ग्लूकोज जो होता है वो सब कुछ ग्लूकोज जो होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज हो जाते हैं। तो ये देखो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिला इसको, ग्लूकोज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गया, ग्लूकोज अंदर से आ गया, ऐसे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड कैपिलरी में आ गया, ये सिंपल डिफ्यूजन हो गया। और कुछ ग्लूकोज हम लोगों ने पढ़ा था कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये देखो, ये रेड कलर की है, ये फैसिलिटेटेड प्रोटीन है, और ये क्या करती है, एक पैसेज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आता है ग्लूकोज होता है, और ये जो ट्रांसपोर्टिंग या फैसिलिटेटिंग प्रोटीन है ये इसको अंदर की तरफ भेज देती है। तो ये ग्लूकोज जो हो गया वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड कैपिलरी में आ गया, ये प्रोसेस हो गया। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज जो होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए पंप होते हैं। तो पंप देखो, ये पंप के थ्रू सोडियम अंदर आया, एटीपी का हेल्प लिया, और इसी सोडियम के साथ ग्लूकोज आ गया। तो ये सोडियम भी एक्टिवली आ रहा है और ग्लूकोज भी एक्टिवली आ रहा है, क्योंकि एटीपी की रिक्वायरमेंट हो गई है इस पंप को चलाने के लिए, जो कि इसको अंदर की तरफ ढकेल रहा है। तो इसी एटीपी की रिक्वायरमेंट हो गई है, इसलिए हम लोग इसको एक्टिव मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं। तो ग्लूकोज और सोडियम जो हो गया वो एक्टिवली आ गए, ऐसे ये ग्लूकोज आ गया ब्लड कैपिलरी में, और इधर से ये सोडियम आ गया ब्लड कैपिलरी में। फिर अमाइनो एसिड की बात करते हैं। तो देखो, डी अमाइनो एसिड की पहले बात कर लेते हैं। डी अमाइनो एसिड जो होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिलेगा, अमाइनो एसिड आ गया, इंटेरोसाइट के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया, और इंटेरोसाइट से ये ब्लड कैपिलरी में चला गया डी अमाइनो एसिड। ठीक है। अब रही बात, हम लोगों ने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एक्टिवली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखो, ये पंप है, यहाँ से सोडियम एटीपी, यहाँ देखो यहाँ एटीपी लगेगा, इस पंप पे भी एटीपी लगेगा। ठीक है, एटीपी लगा, सोडियम ऐसे एब्जॉर्ब हुआ, साथ ही साथ अमाइनो एसिड आया, तो सोडियम जो हो गया ऐसे आ गया, फिर ब्लड कैपिलरी में आ गया। फिर जो ये एल अमाइनो एसिड है, एल अमाइनो एसिड भी ऐसे आके ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब हो गया। तो चूंकि यहाँ पे एटीपी लगा इसलिए इसको एक्टिव मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं। और फिर क्लोरीन की बात है, देखो, इधर सोडियम ज्यादा हो गया तो कंसंट्रेशन डिफर हो गया, तो क्लोरीन जो है आराम से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऐसे सिंपल एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और फिर ये क्लोरीन भी आ गया। वाटर जो है हाई कंसंट्रेशन है ल्यूमेन में, ब्लड कैपिलरी में कम कंसंट्रेशन है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर देंगे, तो ये भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वाटर भी एब्जॉर्ब हो गए। फिर शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, ये भी जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही एब्जॉर्ब कर लिया जाएंगे, और पहले इंटेरोसाइट के द्वारा लिया जाएगा, फिर ये ब्लड कैपिलरी में आ गए।
फिर अब बात करते हैं मिसेल की। तो मिसेल हम लोगों ने बनाया था, मिसेल मिसेल फॉर्मेशन किया था हम लोगों ने। तो मिसेल फॉर्मेशन में क्या किया था हम लोग का, मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड प्लस बाइल सॉल्ट था। मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड प्लस बाइल सॉल्ट। तो ये हम लोग के मिसेल में थे। अब ये मिसेल क्या हो गया, चूंकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है फैट और हम लोग को इसको एब्जॉर्ब कराना है लैक्टियल में, फिर ये लैक्टियल के थ्रू फिर हार्ट में पंप कर दिया जाएगा। तो मिसेल मिसेल को अब एब्जॉर्ब कराना है, तो क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो इसलिए यहाँ पे मोनोग्लिसराइड जो है, मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड इंटेरोसाइड में ऐसे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। फिर इंटेरोसाइड में क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सरफेस प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एकदम अच्छे से समझेंगे। मिसेल हम लोग किसको बोले हैं, मिसेल में क्या क्या है, मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड है। मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड इंटेरोसाइड में एब्जॉर्ब कर लिए गए। ये मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड इंटेरोसाइड में आ गए। अब यहाँ पे मेरा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे सरफेस प्रोवाइड करेगा, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन सिक्रेशन का काम करता है। फिर ये प्रोटीन सिक्रेट करेगा और इसको एक कोटिंग में मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड यहाँ पे फिर जुड़ने लगेंगे और ये ट्राइग्लिसराइड में चेंज हो जाएंगे। और साथ ही स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ये के थ्रू ये प्रोटीन एक लेयर बना लेगा। फिर ट्राइग्लिसराइड प्लस प्रोटीन का एक कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम लोग काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। और यही काइलोमाइक्रोन के थ्रू ही ब्लड कैपिलरी में हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर ये ट्राइग्लिसराइड जो है वो लैक्टियल के पास आता है और लैक्टियल इसको ट्राइग्लिसराइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर ये प्रोटीन जो होता है वो अलग हो जाता है। तो ये प्रोसेस रहती है फैट के एब्जॉर्प्शन की। एक बार और समझा देता हूँ कि अच्छे से क्लियर हो जाए। मिसेल्स में क्या थे, मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड थे। मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड आए इंटेरोसाइड में एब्जॉर्ब हुए। यहाँ पे हम लोग का एससीआर यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिला। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या किया, एक सरफेस प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे मोनोग्लिसराइड जो है वो आपस में चिपक के बॉन्ड बनाने लगे और ये ट्राइग्लिसराइड में फिर ट्राइग्लिसराइड में चेंज हो गए। फिर इसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग की गई इंटेरोसाइड के अंदर। प्रोटीन की कोटिंग करके ये जो स्ट्रक्चर बना ट्राइग्लिसराइड प्लस प्रोटीन, इसको काइलोमाइक्रोन कहा गया। अब ये काइलोमाइक्रोन आता है लैक्टियल के पास, और लैक्टियल के पास जो होता है वो ये जो ट्राइग्लिसराइड है इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ट्राइग्लिसराइड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये प्रोटीन पार्ट अलग हो जाता है। फिर अब इसका फेट है लैक्टियल, फिर आगे ट्राइग्लिसराइड को लेके आगे आगे की तरफ जाता है। फिर उसके बाद से उसको हार्ट में दे दिया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं कि ब्लड कैपिलरी में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, क्लोरीन और वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो चुके हैं, और लैक्टियल में ट्राइग्लिसराइड जो है वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब ये जो एब्जॉर्ब हुए हैं ब्लड कैपिलरी में और लैक्टियल में, इसको मैं अब आगे इसका फेट क्या है एक बार मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक बार और दिखा देता हूं। देखो ये ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी है राउंडेड राउंडेड, और ये लैक्टियल है बीच में, ये जो है वो लिम्फ कैपिलरी या लैक्टियल इसी को बोला गया है। अब ये जितना भी हम लोग के सबस्टांस थे क्या हुआ, माइक्रोविलाई के सरफेस पे आए, फिर इंटेरोसाइड में एब्जॉर्ब हुए, और इंटेरोसाइड से जितने भी अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये जो है ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब कर लिए गए। साथ ही जो ट्राइग्लिसराइड है वो फैट जो है वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में लिम्फ या लैक्टियल में चला गया। अब ये देखो ब्लड कैपिलरी से क्या होगा, ब्लड कैपिलरी से ये आर्टरी में आया, फिर यहाँ से वेन में आएगा, फिर वेन से जाएगा हिपैटिक पोर्टल वेन में जाएगा। जितने भी अमाइनो एसिड या ग्लूकोज, ये सब ग्लूकोज, सोडियम, फ्रक्टोज, शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड, ये सब एब्जॉर्ब हुए हैं उसका बता रहा। तो वो ब्लड कैपिलरी में आए, फिर यहाँ से वेन में जाएंगे, वेन से हिपैटिक पोर्टल वेन पे जाएंगे, फिर हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में हमारे पहुंच जाएंगे, फिर लीवर से आगे पास कर दिया जाएगा, इंफीरियर वेना केवा में जाएंगे, इंफीरियर वेना केवा से हार्ट के आर्टरी में जाएंगे, फिर वेन में जाएंगे, फिर वहां से पूरे बॉडी में पंप कर दिया जाएगा इनको। तो देखो ये मेन जो था हम लोग का हार्ट तक पहुंच गया, फिर हार्ट से बॉडी में पंप कर दिया गया। साथ ही ये जो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में फैट वगैरह एब्जॉर्ब हुए थे वो लिम्फ वेसल में जाएंगे, लिम्फ वेसल से लिम्फेटिक डक्ट में जाएंगे, फिर लिम्फेटिक डक्ट से लेफ्ट सबक्लेवियन वेन होते हुए फिर सुपीरियर वेना केवा में जाएंगे, फिर सुपीरियर वेना केवा से हार्ट में जाएंगे, और हार्ट से फिर उनको पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाएगा। तो ये फेज था मेरा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का।
और इसी के साथ जितना भी एब्जॉर्प्शन टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बच रहे हैं, हार्मोनल और इजेशन वगैरह, वो कवर कर लेते हैं, बस चैप्टर खत्म ही हो गया। देखो, रिमूवल ऑफ फीसेज इज कॉल्ड डिफिकेशन। तो डिफिकेशन की परिभाषा या आ जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ फीसेज इज कॉल्ड डिफिकेशन, इट इज अ वॉलेंटरी प्रोसेस एंड इट इज डन बाय मास पेरिस्टाल्सिस। क्योंकि देखो दो टाइप के इंस्पेक्टर पाए जाते हैं रेक्टल रीजन में। तो एक होता है एक्सटर्नल इंस्पेक्टर और एक होता है इंटरनल इंस्पेक्टर। तो इंटरनल इंस्पेक्टर तो टोटल इनवॉलेंटरी प्रोसेस है, उस पर हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जो एक्सटर्नल इंस्पेक्टर होता है वो वॉलेंटरी प्रोसेस होता है और उस पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेनली इट इज बोला जा सकता है इजेशन है यानी डिफिकेशन करना है, तो अप टू एक्सटेंड इट इज अ वॉलेंटरी प्रोसेस एंड इट इज डन बाय मास पेरिस्टाल्सिस। मास पेरिस्टाल्सिस होता है, फिर जो फीसेस होते हैं वो बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। फिर फीसेस का जो होता है वो कलर देख लेते हैं। कलर होता है वो स्टेरकोबिलिन के द्वारा होता है। फीसेस का जो भी येलोइश वगैरह कलर होता है वो स्टेरकोबिलिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और स्मेल जो होता है, ऑडियो जो होता है वो ड्यू टू द इंडोल होता है, स्केटोल होता है और H2S गैस होती है। ये तीनों गैस है, इंडोल गैस है, स्केटोल है और H2S गैस है, तो ये फीसेस में मिलती है। अब हार्मोनल कंट्रोल देख लेते हैं, कौन कौन से हार्मोनल हार्मोनल जो भी इसको कंट्रोल कर रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है, देखो गैस्ट्रिन हो गया, सेक्रेटिन हो गया, सीसीके हो गया, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो गैस्ट्रिन का वर्क वर्क देख लेते हैं क्या होता है। गैस्ट्रिन का वर्क देखो क्या है, वो स्टमक पे वर्क करता है और स्टमक पे वर्क करके क्या करता है, वहां से गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन करवाता है। गैस्ट्रिक जूस में हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है, ईएमओ, पेराइटल एंड ऑक्जेंटिक सेल होते हैं, और जो कि HCl का सिक्रेशन होता है, पेप्सिन वगैरह का सिक्रेशन होता है। तो जितने भी गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कराने का काम होता है वो टिपिकली गैस्ट्रिन का ही होता है। साथ ही गैस्ट्रिक मोटिलिटी भी प्रोवाइड करता है ये। तो अब इस पर निगेटिव फीडबैक कौन डालते हैं, देखो इंटेरोगैस्ट्रॉन होते हैं। जैसे गैस्ट्रिक जो जूस अगर ज्यादा मात्रा में अगर बनने लगेगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, HCl वगैरह ज्यादा सिक्रेट हो जाएगा, तो ये तीनों एक्टिवेट हो जाते हैं, इंटेरोगैस्ट्रॉन, सेक्रेटिन एंड सोमेटोस्टैटिन। तो ये तीनों जो होते हैं वो निगेटिव फीडबैक भेजते हैं गैस्ट्रिन के पास। फिर यहाँ से गैस्ट्रिन का सिक्रेशन कम हो जाता है, फिर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कम हो जाता है। तो याद करना है, ये तीनों इनिबिटरी हार्मोन्स हैं, सोमेटोस्टैटिन, सेक्रेटिन और गैस्ट्रोस्टेटॉन। इनिबिटरी किसके लिए है, गैस्ट्रिन हार्मोन के लिए है। तो इंटेरोगैस्ट्रॉन को GIP भी बोलते हैं। फिर GIP का फुल फॉर्म है गैस्ट्रिक इनिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। लिख ही देता हूँ, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। तो ये गैस्ट्रिन को इनहिबिट कर रहा है। फिर सेक्रेटिन, सेक्रेटिन देख लेते हैं। तो सेक्रेटिन क्या क्या करता है, पेनक्रियाज पे वर्क करता है और पेनक्रियाज से वाटर और बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन करवाता है। तो बेसिकली यही काम है सेक्रेटिन का। ये तो यहाँ पे इनहिबिटरी वर्क कर रहा है गैस्ट्रिन पे, और एक है पेनक्रियाज पे वर्क करके वाटर और बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रेशन करवाएगा। सीसीके, कोलियोसिस्टोकाइनिन, तो ये क्या करता है, पेनक्रियाज पे भी वर्क करता है सीसीके, और गॉल ब्लैडर पे भी कोलियोसिस्टोकाइनिन वर्क करता है। तो पेनक्रियाज पे वर्क करके ये पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन कराता है और गॉल ब्लैडर पे वर्क करके ये बाइल जूस का सिक्रेशन कराता है। तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो मेनली हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन। तो ये रिस्पॉन्सिबल है पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन के लिए। कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को सीसीके और सेक्रेटिन में। तो सेक्रेटिन जो है वो सिर्फ वाटरी सब्सटेंस और बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन करवा रहा है, लेकिन जो पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करवाने का काम है वो सीसीके का ही है। साथ ही दो और हार्मोन है, विलिकाइनिन या विलिकिनिन, कुछ भी बोल लो, वो है मोमेंट ऑफ विलाई कराएंगे। और डिओक्राइनिन है, तो ये क्या करेंगे, ब्रूनस ग्लैंड पे वर्क करेंगे और म्यूकस का सिक्रेशन करवा देंगे। तो म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। तो इससे इससे क्या होगा, जो भी फूड वगैरह होगा वो स्मूथली जो होगा वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो इस तरह हम लोगों ने पढ़ते पढ़ते जितना भी है डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया। और बाकी आप लोग रिवीजन वगैरह कर सकते हैं, और ये चैप्टर इसी के साथ समाप्त होता है। जय हिंद गाइस।